नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के खास बातचीत में आपका स्वागत है। आप जैसा जानते हैं कि वर्कर्स यूनिटी की टीम लगातार पटियाला में जो 3 दिनों का खेतिहर और पेंडू मजदूर यूनियन का जत्था था, उसके बाद आज जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का रैली चल रहा है। उसको कवर करने के लिए हम लगातार पटियाला में जमे हुए हैं। हमारे साथ हैं पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब के नेता तरसेम पीटर जी। उनका मजदूर संगठन उस जो 7 जत्थेबंदियाँ हैं उसमें भी शामिल है। उनसे हम विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करेंगे, संघर्ष के मुद्दे क्या हैं और आगे का रास्ता क्या है। पीटर तरसेम जी, पहला सवाल ये है कि जो खेत मजदूरों के जो समस्याएं हैं, जो दलित खेतिहर मजदूरों की समस्याएं को लेके आप लोगों ने पेंडू मजदूर यूनियन की समस्याओं को लेके नरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसको लेके एक साथ संगठनों का एक साझा मोर्चा बना है। उसके जो चार्टर डिमांड में क्या क्या मुद्दे हैं, ये मोर्चा बना कैसे और आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आज जो हम लोग इस जगह पर स्थित हैं, इसमें एक मोर्चा बना है। 7 संगठन हैं उसमें, जो गांव के मजदूरों के लिए काम करते हैं। उसमें खेतिहर मजदूर भी है, तो अलग अलग और भी कित्तों से जुड़े हुए मजदूर हैं। लेकिन आज जो इस मामले में हम लोग आए हैं, ये ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का ये आज संगठन यहाँ पर, जिसके हमायत में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हम लोग आज उस सरकार के, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के सामने, उसके घर के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि पंजाब में एक बड़ा सवाल है, वो सवाल है लैंड का सवाल। बेशक बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से दलितों की जो है उनकी मुक्ति के लिए कह रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि जो सबसे बड़ा कारण है दलितों की समस्या का, वो जहाँ सामाजिक है वहाँ आर्थिक भी है। आर्थिकता में हम ये देखते हैं, जिसमें आपने आखिरी समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जितना मुझे खेतिहर मजदूरों के लिए करना चाहिए था, मैं उसके लिए नहीं कर पाया। अगर मुझे समय मिला तो इस सवाल के ऊपर और इनको ऑर्गेनाइज करूंगा, और ऑर्गेनाइज करके लिए इनकी मुक्ति के लिए मैं संघर्ष करूंगा। ये उसके बाद बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सवाल जिन्होंने अम्बेडकर का झंडा उठाया, अम्बेडकरवाद का उन्होंने फिलॉसफी लेके आगे जाने की बात की, उन्होंने मुख्य जो वो सवाल था जिसको वो छोड़ के गए थे, दलित संगठनों के लिए जो उसके फॉलोवर थे, उसको संभवतः नहीं हो सके। इस करके पंजाब में दलितों की मुक्ति के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इसलिए बहुत सालों के बाद ज़मीन का सवाल कांशीराम ने भी उठाया। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, लेकिन ज़मीन तो सरकारी जो थी, जो दलितों को मिली भी थी, वो जो जैसे नजूल लैंड है, नजूल लैंड में हज़ारों एकड़ ज़मीन है। वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, वो सरकार ने ये कहा कि नजूल लैंड के लिए सोसाइटियां भी बनाई, लेकिन उसके मालकी जो है उनको नहीं मिली। तो आज जब सरकार ये कह रही है, कैप्टन सरकार, पहले अकाली पार्टी भी रही और पार्टियां भी का राज रहा, भाजपा के साथ अकाली का गठजोड़ की भी सरकार रही, लेकिन वो समस्या नहीं हल सकी, क्योंकि वो लोग इसको ज़मीन का सवाल हल करना नहीं चाहते थे। अगर नहीं तो ये सवाल जो ज़मीन का सवाल था, जब नजूल लैंड, नजूल ज़मीन थी, वो इन दलितों को मिलनी चाहिए, उसके लिए उनकी सोसाइटियाँ भी बनी। लेकिन वो ज़मीन नोटिफिकेशन होने के बाद भी वो लोगों को नहीं मिल सकी। आज भी हज़ारों एकड़ नजूल लैंड है, जिसके ऊपर कब्जा जो है वो दलितों का नहीं है। आज भी उनकी सोसाइटियां हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े भूमिपति किसान जो है, वो लोग उसके ऊपर काबिज हैं। दूसरा सवाल ज़मीन का सवाल था कि पंचायती एक्ट बनने के बाद ज़मीन जो किसी गांव की टोटल ज़मीन उसकी है, उसके 1/3 ज़मीन दलितों को लिए है, लेकिन ये सवाल भी कानून हल नहीं कर सका। इसके लिए ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने सबसे पहले इस पहलकदमी की, और जिसके बाद लैंड का सवाल, बड़ा सवाल सामने आया।
और वो ज़मीन बल्द कलां से पहले, सबसे पहले बल्द कलां में इसके लिए संघर्ष लड़ा गया। तो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। लोगों लगा उनका मुक्ति का एक वो रास्ता नज़र आया कि इस रास्ते पे चल के हम अपनी समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं और हमारे सामाजिक जो हमारा सब गांव में जो सामाजिक तौर पर हमारे साथ बिक रहा है वो हो सकता है। तो बल्द कला में पहली बार मजदूर इसके लिए लड़े। उन्होंने बेशक उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी की। तो वो ज़मीन उनको मिलने के बाद उन्होंने एक नया तजर्बा पंजाब में किया। जब ये सारा एग्रीकल्चर सो कॉल्ड जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वो फेल हो रहा था, संकट में था, किसान संकट में था, तो मजदूर जो था उसने एक खेतिहर मजदूरों ने उन्होंने उन्होंने समूह खेती करके एक नया एक पैटर्न सामने लेके आए कि हम एक साथ खेती करके, संगठित रूप में खेती करके हम लोग जो है कुछ इससे राहत मिल सकती है। तो वो सवाल ने लोगों के लिए कुछ मसले हल कर दिए। जब पंजाब सरकार सिर्फ वोटों की खातिर लोगों को कुछ आटा दे, कनक दे के या कुछ और अनाज दे के उसकी बात करती थी, तो उन्होंने लोग लड़ रहे, एक तरफ पंजाब में नज़र आ रहा था, एक बार कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हमें कार्ड बनना चाहिए, दूसरी तरफ एक अलग तरह का तजर्बा सामने आ रहा है कि हम कार्ड के पीछे नहीं बन गए, हमें नीला कार्ड चाहिए, हमें लाल कार्ड चाहिए, हमें पीले की चक्करों में फंस के उन्होंने खुद खेती की। उसके उपज से उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए जो उनको अनाज मिल गया। और इसके साथ ही साथ जो उनके स्वाभिमान का सवाल था उसमें भी वो हल हुआ नज़र आया, क्योंकि पहले जो खेतों में उनके पास अपने खेत नहीं थे, जो अपने मवेशी भैंस वगैरह गाय वगैरह रखते थे, वो उनके लिए हरा चारा लेने के लिए उनको जो दूसरों के खेतों में, खास करके भूमिपतियों के खेतों में उनको जाना पड़ता था। तो वहाँ पर उनके हर तरह का शोषण उनका था। तो एक गुलामों जैसी ज़िंदगी वो लोग व्यतीत करते थे। तो हर दिन उनको ऐसी बातें सुननी पड़ती, तो उनको लगता था कि हम आज भी गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब वो अपने खेतों से में जाते थे, अपने खेतों से हरा चारा लाते थे, तो उनके अंदर एक स्वाभिमान का सवाल आया। लेकिन ये सवाल अभी बहुत बड़ा सवाल है, जिस प्रबंध में इसके लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार किस तरह सोचती है, मैं आपको उसकी एक उदाहरण देता हूँ। जो आज बहुत चलंत मामला है वो है कर्जे का सवाल। माइक्रो फाइनेंस के आने के बाद ये संकट और बहुत गहरा हो गया। शाहूकारी कर्जे के बाद कंपनियों के रूप में लूट शुरू हुई, बड़ा संस्थागत हो गई है लूट। तो उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हमारा कर्जा माफ़ करेगी, लेकिन उसमें हमने देखा है कि अभी पंजाब में जो दलित या जो गरीब किसान है, जिनके वो किसी भी बिरादरी, किसी भी भाईचारे से समझ रहे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो जो बड़े खेतिहर, जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी, जो बड़े लोग थे, जिनके मालकी थी, उनके कई ज़मीन इतनी थी कि वो लोग और भी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, या बहुत सारे बाहर गए थे लोग, वो ज़मीन अपनी ठेके पर देते थे। तो ये दलित लैंडलेस फार्मर्स जो बोलते थे, अलग अलग समाज के से होते थे, वो लोग खेती करते थे। तो खेती के इसके ऊपर 1962 से 1965 तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही है। तो उस समय एक लोगों लड़े उस समय भी कि भाई ठीक है, जिसके पास अपनी ज़मीन है उनके लिए तो कर्जे की व्यवस्था है, वो उनके जो खेतों में जो पैदावार के लिए जो इनपुट चाहिए वो खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा मिल जाता है। लेकिन हमारे पास कर्जे के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, इसलिए उस समय लड़ने के बाद उस समय उस दबाव के चलते एक कानून लाया गया सहकारिता में कि वो भी उसके जितनी ज़मीन पर वो खेती करते हैं उसके हिसाब से वो लोग सहकारी सोसाइटी से कर्जा ले सकते थे। लोग लेते रहे कर्जा वापस करते रहे,
लेकिन जब ये कर्जे का सवाल बड़ा चला तो सरकार ने जब नोटिफिकेशन किया तो उन्होंने उसमें से उनको बाहर रखा और एक और नोटिफिकेशन कर दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, खास करके जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको बोला कि अगर आप कर्जा लेना है तो आपको अपनी ज़मीन प्लस करनी पड़ेगी, मॉर्गेज करनी पड़ेगी आपकी ज़मीन। तो कहाँ से करेंगे? उन्होंने बोला जहाँ पर खेती करते हो उसी ज़मीन को हमें प्लस कर दो। तो ये कैसे संभव था? कोई ज़मीन वाला अपनी ज़मीन किसी भी जो उसमें काश्त करता है सिर्फ और उसके बदले में उससे वो पैसे लेता है तो वो ज़मीन कैसे प्लस कर सकता था? तो उसके लिए उनका कर्जे का वो रास्ता भी बंद हो गया। और एक हैरानी की बात है कि किस तरह पंजाब के दलितों को और छोटे किसानों को उनसे किस तरह का वितकरा हो रहा है। जब सरकार ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, उनका 2 लाख का कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन इनका कर्जा माफ़ नहीं किया। अब जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम 590 करोड़ रुपया रख रहे हैं, इसमें जो लैंडलेस लोग हैं, जो दलित हैं, उनका कर्जा माफ़ करेंगे, तो इसमें ज़्यादा गिनती जो थी वो ज़्यादा गिनती लैंडलेस जो फार्मर्स थे वो दलितों की थी। तो जब इसमें आए तो उनका नाम इसमें भी नहीं आया, क्योंकि एग्रीकल्चर 2 तरह के लोन होते हैं, एक एग्रीकल्चर एक नॉन एग्रीकल्चर। क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर में तो थे नहीं, तो ये वहाँ के भी ना घर के रहे ना घाट के, तो ये स्थिति है। इसलिए आज ये बड़ा एक संकट है और हम लोग आज ये मांग करने आए हैं, जो पहले भी इसके लिए आवाज़ उठ रही है कि ये ज़मीन जो अभी सरकार ने कहा है कि जो शामलाट बोलते हैं उसको, जिसको लाल लकीर भी बोलते हैं पंजाब में, वो ज़मीन जो जिसमें बहुत सारी ज़मीनें हैं किसी की पर्सनल मालकी नहीं है, ऐसी कुछ ज़मीनें हैं जिसको पंजाब में शामलाट कहा जाता है, लाल लकीर के लाल डोरे के अंदर की ज़मीन कहा जाता है। वो ज़मीन जो है वो उनको मालकी हक देने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन किया। लेकिन जो नजूल लैंड है, जो आज से 20 साल पहले सरकार ने के लिए लोगों ने पैसे भी दिए, उस समय भी एक नोटिफिकेशन हुआ, उसमें लोगों ने इंस्टॉलमेंट देके वो अमाउंट भी पूरा कर दिया, उसकी ऑनरशिप तो मिल नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि इन शामलाट ज़मीनों पर बड़े लोग जो है जिनके पास बड़े भूमिपति है, वो काबिज हैं और वो उनकी क्लास है, उनकी ज़मीन जो है वो उनको दी जा रही है, लेकिन नजूल लैंड नहीं जा रही। इसी तरह ये जो ज़मीन का सवाल 1/3 ज़मीन का सवाल है, ये भी वहीं उठा हुआ। तो इसलिए हम लोग इसका स्थायी हल चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हर साल गांव में इस बात के लिए लड़ाई हो कि हमें ज़मीन अलाट करो। और क्योंकि ज़मीनें वो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो डमी बोली होती है। डमी बोली में ये खतरा बना रहता है कि अपना मैन पावर यूज़ करके, गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ करके वो लोग उनको दबा के तो अपने मसल पावर के साथ वो ज़मीनें वो अपने लोगों के नाम पर लेते हैं, लेकिन खेती उसके ऊपर वही करते हैं। इसलिए हम लोग उसके स्थायी हल चाहते हैं। तो आज वही सवाल के लिए आज यहाँ पर आए। तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि हम लगातार जब पटियाला संगरूर में घूम रहे थे, 2 चीज़ें देखने को मिली कि जो ज़मीन की अगर बोली भी हो रही है वहाँ डमी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन का जो रेंट है वो भी काफ़ी महंगा है, 60,000 रुपये के लगभग 1 एकड़ की ज़मीन है। उसके बाद ओवरऑल एग्रीकल्चर का क्राइसिस है, वहाँ पे घाटे की खेती भी हो रही है। तो इस दौर में जब इतना ज़मीन का रेट हाई मिल रहा है, दलितों को अगर ज़मीन मिल भी जाती है तो इतने रेंट कैसे देंगे? जो इनपुट कॉस्ट इतना महंगा हो रहा है, आउटपुट में बहुत ही घाटे हो रही है। तो इस दौर में क्या रास्ता है, वो कैसे खेती करके सर्वाइव करें? नहीं, देखो एक बात है, एक मॉडल है हमारे सामने, हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हम इस रेट पर लेंगे। गवर्नमेंट के ये भी डिमांड है कि रेट भी सब्सिडी नहीं रेट, ये पहले एक दबाव के तहत गवर्नमेंट ने बोला था कि जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पर हम इनको देंगे। और 1 साल लोगों ने ज़मीन ली है, अभी भी जहाँ पर लोग दलित ऑर्गेनाइज है वहाँ पर अभी भी जो है कम रेट पर लड़के लोग ले रहे हैं। इसलिए एक का रास्ता ये है कि एक तरफ सरकार का है कि हर बार कुछ % उसमें बढ़ा के वो आगे बढ़ाना है, दूसरे लोग ऑर्गेनाइज है तो कहाँ जाएगी ज़मीन? जहाँ लोग ऑर्गेनाइज होंगे, जिस गांव में और कोई बोली दे नहीं सकेगा, तो फिर हमें देना उनकी मजबूरी है ना। ये निर्भर करता है कि लोग कितने संगठित हैं और कितने जहाँ संगठित है वहाँ लेंगे। और ये सब
ये एक बहुत बड़ी बात और हो रही है कि इंडिविजुअल खेती से लोग कोऑपरेटिव खेती की तरफ जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मॉडल है जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने ये बहुत जगह मॉडल अपनाया है। ये मॉडल के बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, सवाल इस बात का है कि अभी जो छोटा किसान है वो चाहे दलित है चाहे दूसरे किसान है, उनके लिए सवाल ये है, वो जब हैवी मशीनरी से खेती हो रही है तो वो खेती कैसे करेगा। तो ऐसी खेती में अगर वो समूह खेती करेगा, क्योंकि अभी ट्रैक्टर है, एक बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं तो सिंचाई के बाद फिर तो ट्रैक्टर खड़ा रहता है कई सालों तक रहा। हार्वेस्ट सीजन आता है, कंबाइन से मशीन फसल काटी जाती है, फिर वो मशीनरी खड़ी रहती है। लेकिन वो अगर वो लोग समूह खेती करेंगे तो ये जो कुछ ऐसा इनपुट्स है जिसके ऊपर उनका खर्चा कम आएगा। एक और बात ये चल रही है कि लगातार सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से किसान मजदूर एकता की बात उठ रही है। लोग लगातार नारों में बात बोल रहे हैं, लेकिन हम गांव में देख रहे हैं कि मजदूरी को लेके लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़मीन पे कब्जे को लेके किसान और मजदूर सामने आमने हैं। इस दौर में जब किसान संगठन अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर संगठन अपनी मजदूरी के लिए डिमांड लड़ रहे हैं, ये टकराव के जो मुद्दे हैं वो कैसे सहयोग के मुद्दे में बने? देखिए, सवाल इस बात का है, कुछ जो सारे देश में ही कास्ट, ये जो दलित मजदूर है वो कास्ट भी है और क्लास भी है, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये टकराव रहेगा, लेकिन जो छोटी किसानी है हमें उनको विन ओवर करना है। ये एक लड़ाई है। हाँ, अगर हम विन ओवर करेंगे तो हम लोग आगे ले जाएंगे। अगर ये ताकतें आगे बढ़ जाएंगी तो हम घाटे में जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। उनकी कोशिश, इसीलिए आज ये सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर कोशिश की है। अब लेकिन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इस तरह का प्रचार भी किया है कि ये नारा ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि ये किसान की होंद का सवाल है। हम लेके जा रहे हैं, किसान मजदूरों की गिनती कम जा रही है क्योंकि उनकी एक सीमाएं हैं, उनके पास उतने बड़े साधन नहीं है, वो इतने सामान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में अगर टूल प्लाजा के ऊपर धरने हैं, अगर रोड ब्लॉकेज का सवाल होता है तो उसमें बड़ी भागीदारी मजदूरों की भी होती है। तो कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जिसमें मजदूर उससे बाहर हो। तो इसलिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग अपने मजदूरों के अंदर लगातार ये लेके जा रहे हैं कि जो जमाखोरी का कानून है वो सबसे पहले हमें प्रभावित करेगा। और ये लड़ाई सिर्फ एक वर्ग की नहीं है, ये समूचे लोगों की लड़ाई है। अगर बिजली एक्ट, हमने पंजाब में 2005 में हम लोगों ने पहली बार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पेंडू मजदूर ने एक मांग उठ रही थी, लेकिन हमने सोचा कि जब ये क्राइसिस इतना बढ़ गया, लोगों के पैसे नहीं है, हमने बोला बाइकाट करेंगे। 5 से लेके हमने बाइकाट रखा कई सालों तक, कोई बिल नहीं दिया, हजारों बिल था, लड़े उसके ऊपर। और हमने संगठित रूप से भी लड़े। जब सारे किसान और मजदूरों का भी एक मोर्चा बना तो हमने इकट्ठे होकर लड़ाई की। वो लड़ रहे थे मोटरों के बिल के लिए, माफी के लिए लड़ रहे थे, हम घरों के बिल के लिए। तो एक यूनिटी पैदा हुई, तो हम लोग उसमें जीते। और ये एक बहुत बड़ी किसान जथेबंदियों को देखना पड़ेगा कि हमें कैसे मजदूरों के नज़दीक जाना है, लोगों को लेके, किसानों को लेके हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे इनसे अपना जो है अब एक हमें एकता बनानी है। ये सवाल जो है वो इसको हल करेंगे। आने वाले समय में लोग समझ रहे हैं, लोगों को जागृति आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भी जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी है या दूसरे दलितों के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, उसके लिए बड़ी रुकावट है। जो आज भी बोल रहे हैं नहीं इलेक्शन, बोलते हैं एक चेहरा दलित का आ जाएगा, वो दलित अगर उप मुख्यमंत्री बन जाएगा समस्या हल हो जाएगी। उससे हमें लोगों को लेके जाना है कि जब इतने सालों से एक राष्ट्रपति होकर समस्याओं का हल नहीं हुआ, मायावती रही है वहाँ पर, यूपी में रही, महाराष्ट्र में उनकी सरकार रही है, तो तब हल नहीं हुए। तो फिर एक सिर्फ प्रधानमंत्री, उसका सेवादार लग के, मुख्यमंत्री का सेवादार लग के ये समस्या हल होनी नहीं है। तो ये बड़ा संकट है। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये जो आज 2 मोर्चे स्थापित हो चुके हैं, एक किसानों का मोर्चा, एक सारे मजदूरों के संगठन का, इसके अंदर किस तरह एकता बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लोगों को ये कि ये आखिरी ये रास्ता नहीं है,
इलेक्शन जो आप देख रहे हैं आज के समय में कि सिर्फ हम सत्ता में एमएलए 4, अभी भी बहुत सारे एमएलए हैं, अभी भी विधानसभा में 23 के करीब एमएलए हैं। तो कौन सा सवाल उठ गया पंजाब के? आज भी सवाल है, आज भी सिर्फ बात की जा रही है, जो हमने परसों भी उठाया आज भी उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं कि अगर पंजाब में सबसे ज़्यादा 32% दलित है, उनकी पॉपुलेशन है, तो बजट का 32% हमारे लिए क्यों नहीं? अगर वो होगा तो हमारे जो हमारे वजीफे का सवाल है, जो कई बार सेंटर ये बोलता है कि हमने अपना हिस्सा दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये समस्या हल हो जाएगी। हमारे शगन जमीन का सवाल है, हमारे कई बार अभी गवर्नमेंट ने बोला 1500 रुपये पेंशन देंगे, जबकि हम मांग करते हैं कि ये पेंशन कम से कम 5000 क्यों करते हैं? अगर कोई भी सरकारी मुलाजम रिटायर होता है, उसकी जो बेसिक तनख्वाह होती है उसका 50% उसके पेंशन है। अगर मिनिमम में 10,000 रुपया है तो हमें भी फिर 5,000 मिलना चाहिए। तो ये सवाल उठा है, लेकिन आएगा कहाँ से? आएगा तब जब जो उस बजट में हमारा जो हिस्सा है वो अलग किया। हमारा टैक्स है, कई सालों से दे रहे हैं, ठीक है ना, हम वैट दे रहे हैं, वो सारा कुछ दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ है? वो इसलिए नहीं है कि बादल को पेंशन जाए, वो इसलिए नहीं है कि भट्टल का इलाज हो, कैप्टन का इलाज हो, तो वो पैसा वहाँ जाए, वो हमारा भी हिस्सा है ना। तो दो भाई, अगर 32% है तो हमारा हिस्सा हमें दे दो। अंतिम बात, कृषि कानूनों के साथ लेबर कोड में बड़ा चेंजेज आया है, वो भी एक मजदूरों पे, दलितों पे, खेतिहर मजदूरों पे, सब पे एक बड़ा हमला है, उसको लेके ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही हैं। कैसे ये मोर्चा खुले? देखिए, सबसे बात ये बड़ी है कि मनरेगा में ये सवाल वेजेस का सवाल उठ रहा है। जो काम के घंटे हैं वो उनकी चिंता है, ये जो कानून में संशोधन किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, ये हमारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो ट्रेड यूनियंस, बड़ी ट्रेड यूनियंस है, जिनको इसके ऊपर फोर फ्रंट में आके लड़ना चाहिए, वो आज कहीं भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आ रही। इसलिए ये सवाल है, कल जो छोटे किसान है उसने बेरोज़गार होना है तो मजदूर बनना है, वो संती मजदूरों में भी जाएंगे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाएंगे। तो सवाल तो उनके लिए भी ये कानूनों का है। धन्यवाद पीटर जी, लगातार बात करने के लिए। हम लगातार पटियाला से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का रैली जारी है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक चीज़ है जिस तरीके से ये नया डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में, ज़मीन के मामले को लेके, पंचायती नजूल के ज़मीन को लेके, जो फाजिल ज़मीन है उसके लेके ये जो रैली हो रही है, ये बड़ा डेवलपमेंट है पंजाब में। आप देख सकते हैं।